नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सोने की कीमतों में मजबूती बनी हुई है। डेल्टा वेरिएंट की तेजी से फैलने से सोने के सेफ हेवन डिमांड बनी है, जिससे कीमतों को सपोर्ट है। लेकिन डॉलर में मजबूती के कारण बढ़त सीमित भी है। अब आगे जाते हुए सोने का ट्रेंड कैसा रहेगा, फिजिकल डिमांड कैसी है, इंपोर्ट के आंकड़े कैसे आ रहे हैं, इन सभी चीजों पर आज करेंगे हम बात। हमारे साथ जुड़े हैं रिद्धि सिद्धि बुलियन के पृथ्वीराज कोठारी, एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील काटके और धन.co के जयप्रकाश गुप्ता। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कोठारी जी, आपसे जानना चाहेंगे, अच्छी खासी बढ़त हमने पिछले हफ्ते आते हुए देखी, पिछले हफ्ते के लोज के बाद अब यहां पर आते हुए देखी। लोज से नियरली $100 सुधरने के बाद फिलहाल यहां पर बाजार का सेंटिमेंट कैसा है और कैसा आगे जाके प्राइसेस यहां पर कैसे लग सकते हैं? कोठारी जी को फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। वही सवाल आपसे जय, कैसे देखते हैं आप प्राइस का ये जो मूवमेंट है? जी मनीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, मुझे लगता है जो तेजी का रुख है ये आगे भी कायम रह सकता है। हम लोगों ने एक फ्लैश ट्रेड देखा था, अराउंड $16-63 तक रेट आया था। लेकिन अब देखिए फंडामेंटल जिस हिसाब से यहाँ पे शेप अप हो रहे हैं, मुझे लगता है सेकेंड हाफ ऑफ 2021 गोल्ड के लिए और बेहतरीन रह सकता है। अपर साइड में मुझे $1840 तक दिखता है, जो ये इस करंट मोमेंटम में पॉसिबल है कि नेक्स्ट वीक तक ही देखने को मिल जाए। मैं हर डिप पे बाइंग की ही रिकमेंडेशन दूंगा। कंसर्न्स काफी हैं, डेल्टा वेरिएंट का कंसर्न है, इन्फ्लेशन यूएस में कंसर्न है। जिस हिसाब से यहाँ पे जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज होगा तालिबान के अफगानिस्तान के कैप्चर करने के बाद, तो देखना होगा कि यूएस का पॉलिसी स्टांस कैसा रहता है टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट। तो ये सब चीजें यहाँ पे बहुत गौर करने वाली होंगी। दूसरी तरफ यहाँ पे जिस हिसाब से इक्विटी मार्केट्स लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, वैल्यूएशंस ओवर स्ट्रेस्ड हैं, वहां पे कोई भी अगर करेक्शन दिखता है तो वहां पे एक सेफ हेवन बाइंग की तरफ से फिर गोल्ड अट्रैक्टिव रहेगा। कुल मिला के मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में भी आई थिंक 47,200 47,100 के लेवल्स पे बाई करके चलें। बिल्कुल शॉर्ट टर्म स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हो तो 46,900 का हो। मुझे लगता है 47,900 का लेवल पॉसिबल है। थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू रखें तो $1840 वो ब्रीच होता है तो $1865 तक देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर गेन होते हुए हमने सोने में देखा है और तेजी की उम्मीद यहाँ से आगे भी है। कोठारी जी, आप इंपोर्ट्स लेवल्स कैसे देखते हैं? इंडियन फिजिकल बाइंग कैसी है? क्योंकि काफी हद तक जो अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं वो इन चीजों पर भी ध्यान रखे हुए हैं। देखिए, इंपोर्ट फिगर में जो अभी नो डाउट है प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी आ रही है कि जो लो में गोल्ड 17, 30, 40, 50 में जो भी बाइंग थी उसमें प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। पर अभी भी गोल्ड इतना डिमांड नहीं है, बट प्रीमियम में बिक रहा है। ऑलमोस्ट $3 प्रीमियम इज स्टिल देयर। तो डिमांड थोड़ा स्लो हो गया है, प्रॉफिट टेकिंग है। उसके बाद में मुझे लगता है हेड ऑफ द मॉनसून बहुत अच्छा है और उसके बाद में फेस्टिवल सीजन और उसके बाद में मैरिज सीजन स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे जैसे वैक्सीनेशन होते जाते हैं वैसे वैसे स्टेट सब खुलते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है उस हिसाब से भी डिमांड थोड़ा पिकअप होना चाहिए और प्राइस भी कंफर्टेबल जोन में है, तो उस हिसाब से भी थोड़ा डिमांड अच्छा रहेगा। प्राइसेस आपको कहाँ लगते हैं कोठारी जी जाते हुए, क्योंकि खरीदारी यहाँ पर कायम है ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस लेवल्स पे फिलहाल? थोड़ा $40 प्रीमियम में देख रहा हूँ दिस टेंशन की वजह से अफगानिस्तान एंड तालिबान की। बट $9320 इंडेक्स का एक रेसिस्टेंट है और वहां से फिर 9270 और 9250 पे आता है, तो डॉलर $1810 ऊपर में है और नीचे में 1775। इन टर्म्स ऑफ MCX 47,100 एंड 47,600 रेंज बाउंड में थोड़े दिन रहेंगे। कोठारी जी, जिस तरह से हमने यहाँ पर इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत आज ओपनिंग है गिफ्ट सिटी में, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखेंगे? देखिए, बहुत ही अच्छा है। हम लोगों ने काफी उसमें सुझाव दिए हुए हैं। मुझे लगता है कि गिफ्ट सिटी के साथ में बैठ के गिफ्ट सिटी में जो जिस हिसाब से दे आर प्लानिंग, आई थिंक इट्स एक नई क्रांति आ जाएगी हिंदुस्तान के अंदर और इंटरनेशनल प्लेयर्स आर रेडी टू प्ले इन हियर द टैक्स फ्री जोन। तो अब धीरे धीरे लोग उसकी तरफ झुकाव भी कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं। वहाँ के फॉरेन के टैक्सेस भी काफी आ गई है। रिफाइनरीज के लिए भी हम लोगों ने एक प्रपोजल दिया हुआ है, उसमें यहाँ पे प्रोडक्ट है उसकी ईजीआर वहाँ पे बिल ऑफ इंटरम है, तो वहाँ से सीधी ईजीआर बननी चाहिए ताकि स्पॉट एक्सचेंज में और ट्रेड हो सके। तो काफी प्रपोजल हम लोगों ने दिए हुए हैं गिफ्ट सिटी के लिए और मुझे लगता है काफी एग्रेसिवली है और
स्पॉट एक्सचेंज भी सही भी रेगुलेटरी आने के बाद में काफी हद तक स्ट्रांग हो गई है और उन्होंने काफी मीटिंग्स भी हो गई है, वॉल्ट की मीटिंग हो गई है, उसके बाद में कैसे उसका मॉडल होगा वो सब भी हो गई है। मुझे लगता है कि स्पॉट एक्सचेंज भी बहुत जल्दी हार्डली 1 और 2 मंथ में स्पॉट एक्सचेंज भी आ जाएगा और गिफ्ट सिटी के अंदर नो डाउट इंटरनेशनल प्लेयर्स सब आ रहे हैं। धीरे धीरे गिफ्ट सिटी पर भी जो गोल्ड होते हैं, जो यहाँ पे जो हमारे जो 650-700 टन का जो इंपोर्ट होता है, अगर उसका प्रीमियम भी अगर अपन सेव कर लेते हैं तो वो भी मिलियंस ऑफ डॉलर सेविंग्स हो जाएंगे और प्लस 2-वे ट्रेड भी हो जाएगा। यहाँ पे डिस्पैरिटी होती है तो हम वहाँ पे बेच सकते हैं, फिर फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम इजी हो जाएगी, डॉलर फाइनेंस इजी अवेलेबल हो जाएंगे वहाँ पे। तो बहुत सी ऐसी सहूलियत है गिफ्ट सिटी आने से काफी हद तक अपनी इंडस्ट्री को यहाँ पे डोमेस्टिक टीटीए को काफी फायदा होगा, एज वेल एज कमोडिटी एक्सचेंज को भी काफी उसका बेनिफिट्स मिलेगा। तो वो एक चीज यहाँ पर वॉच करने जैसी है। ऑफ कोर्स उसके बारे में एक डिटेल कॉन्वर्सेशन भी यहाँ पर करेंगे, लेकिन कोठारी जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, इंपोर्ट्स पर, स्पॉट एक्सचेंज पर और खरीदारी पर अपनी राय बताने के लिए। बात अब यहाँ पर चांदी की भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से सोने में बढ़त देखने को मिली है वैसा फॉलोअप चांदी में नहीं आया। सुनील, कैसे देखते हैं आप, और अगर किसी को निवेश के लिहाज से चांदी खरीदनी तो क्या ये स्तर बेहतर है? जी मनीषा जी, मुझे लगता है अगर मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म व्यू देखें तो चांदी मुझे लगता है कि 60,000 का लेवल एक डिसेंट एंट्री पॉइंट हो सकता है। अभी तकरीबन 63,500 के रेंज में चल रहा है। ग्लोबल इकोनॉमिक कंसर्न्स हैं, जैसे टॉप अगर हम कंट्रीज की बात करते हैं तो कोविड का जो डेल्टा वेरिएंट है, अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट की भी बात हो रही है, तो चाइना की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग में जो थोड़ा बहुत स्लो डाउन है उससे इंडस्ट्रियल मेटल का थोड़ा बहुत जो डिमांड है वो कम हुआ है। इवन जुलाई के इंपोर्ट नंबर्स भी उनके खराब थे, तो कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री साइड का डिमांड था चांदी का वो हिट हुआ है। और ओवरऑल बेस मेटल पैक के हिसाब से जैसे कॉपर और इवन निकल ये सब प्राइसेस करेक्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत प्रेशर जो है चांदी के ऊपर भी है। तो मुझे लगता है 1,000-2,000 पॉइंट तक का डिप और आ सकता है यहाँ से। अगर थोड़ा बहुत वेट करेंगे तो हो सकता है 60,000 का भी लेवल मिल जाए और वो एक अच्छा निवेश का लेवल हो सकता है। डॉलर टर्म में तकरीबन $23 कॉमेक्स पे अगर हम देखते हैं तो वो एक अच्छा एंट्री लेवल माना जा सकता है। वहां से फिर से इंडियन मार्केट में जैसे ओवर पीरियड ऑफ टाइम गोल्ड में भी सेफ हेवन डिमांड बढ़ रही है, धीरे धीरे फिर से प्राइसेस बढ़ेंगे प्रेशियस मेटल में, और इवन चाइना की तरफ से भी ठीक ठाक डिमांड एस्टिमेट्स आ जाएंगे आगे चल के, तो प्राइसेस बाउंस बैक कर जाएंगी जो डोमेस्टिक मार्केट में 75,000 तक का एक लेवल जो है दिखा सकती है। तो हाजिर भाव में मुझे नहीं लगता है कि एंट्री करना चाहिए। इनफैक्ट जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं मैं रिकमेंड करूंगा 63,500 के रेंज में जो हाजिर भाव है यहाँ पे बेच सकते हैं। 62,800 या 62,500 का इंटरडे टारगेट लेके चल सकते हैं, और मुझे लगता है 15-20 दिन में एक बार ये 60 या 61,000 का लेवल दिखा सकता है। वहां पे एक लॉन्ग टर्म के तरीके से निवेश बन सकता है। ओके, तो सोने में खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन चांदी में अभी भी बिकवाली की जा सकती है। निचले स्तरों का इंतजार करें अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं। ये तो बात हुई गोल्ड स्पॉट की। आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर कच्चे तेल की करेंगे, जहां पर इस हफ्ते में भी हमने गिरावट ही आते हुए देखी है। 66 और $69 पर बैरल के आसपास के स्तर फिलहाल यहाँ पर कच्चे तेल में देखने को मिले हैं। कैसे देखते हैं आप जय प्राइसेस को, और यहाँ से क्या करने की स्ट्रैटेजी हो? जी मनीषा, देखिए ऑलमोस्ट $66 के आसपास है इंटरनेशनल मार्केट्स में। मुझे लगता है $65 एक अच्छा लेवल है यहाँ पे फिर से एंट्री का, क्योंकि ग्लोबल डिमांड्स यहाँ पे रिवाइवल के संकेत दिख रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि मिडिल ईस्ट में एक टेंशन वाला माहौल हो सकता है नेक्स्ट 1 से 2 महीने में देखने को मिले, तो उसके कारण भी यहाँ पे सप्लाई डिस्ट्रप्शंस रह सकते हैं। तो $65 के आसपास, या अगर घरेलू मार्केट में बात करें 49-40 के आसपास मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में बाइंग करके चलना चाहिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 4900 का रखे। मुझे लगता है 50,040 फिर 50,080 का लेवल हो सकता है इस वीक में देखने को मिल जाए। राइट। और सुनील, मेटल्स में कैसे देखते हैं आप प्राइसेस को, क्योंकि यहाँ पर भी सिर्फ चुनिंदा मेटल्स हैं जहां पर बढ़त बनी है? मुझे लगता है अगर जो बढ़त वाली कमोडिटीज हैं जैसे जिंक और एल्यूमिनियम, यहाँ पे फिजिकल मार्केट में स्टॉक्स कम है। इवन चाइना की हम बात करते हैं तो इन्वेंट्रीज जो हैं नियर मल्टी ईयर लो के रेंज में है। तो जिंक और एल्यूमिनियम ये दोनों बुलिश कमोडिटीज हैं इंडस्ट्रियल मेटल में। अगर हम दूसरे कमोडिटीज बात करते हैं जैसे कॉपर है या तो निकल है या लेड है, यहाँ पे थोड़ा बहुत दबाव जो है देखने को मिला है, क्योंकि एक तो कोविड डेल्टा वेरिएंट का जो वाइड स्प्रेड हो रहा है उससे चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इम्पैक्ट हुआ है, और उसके अलावा भी अगर हम देखते हैं
तो जो ओवरऑल जो स्टेट इन्वेंट्री है वो जो मार्केट में ला रही है उसकी वजह से भी प्राइसेस पे दबाव है, और डॉलर इंडेक्स भी अभी 93 के ऊपर है, तो उसका भी एक दबाव जो है इन कमोडिटीज पे देखने को मिल रहा है। तो आने वाले समय में मेरे को लगता है कि और एक हफ्ता भर कॉपर या निकल के प्राइसेस पे थोड़ा दबाव हो सकता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं 3 to 6 मंथ्स का पर्सपेक्टिव पॉजिटिव रहेगा, बट अगले 10 या 15 दिन के लिए मुझे लगता है कॉपर के प्राइसेस और निकल के प्राइसेस में थोड़ा करेक्शन और देखने को मिल सकता है। 716 714 के रेंज में एक ठीक ठाक सेल बन सकता है कॉपर में। 720 का स्टॉप लॉस लगाते हुए 705 का इंट्राडे टारगेट कर सकते हैं, और मुझे लगता है हफ्ते भर में 690 का भी लेवल जो है कॉपर में देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, कॉपर और निकल में मुनाफा वसूली जारी रह सकती है, लेकिन जिंक और एल्यूमिनियम में अपनी बाइंग पोजीशंस बना के रखें। इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो बात करेंगे एग्री कमोडिटीज की। गुआर, सोयाबीन में तेजी बरकरार है, क्या हो स्ट्रैटेजीज बताएंगे आपको। नमस्कार, और गुआर की कीमतों पर नजर डालेंगे, जहां पर तेजी बरकरार है। कई बड़े गुआर उत्पादक क्षेत्रों में बारिश ना होने की वजह से चिंता है उत्पादन को लेकर। एक हफ्ते में करीबन 9% तो एक महीने में 22% की तेजी गुआर में आ चुकी है। बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रुपेश गोयल जी। नमस्कार रुपेश जी, तेजी बरकरार है यहाँ पर, क्या है अभी लेटेस्ट यहाँ पर फसल को लेकर? नमस्कार मनीषा जी। वेस्ट राजस्थान, जो कि राजस्थान का 70% गुआर का उत्पादन करता है, मतलब 5 जिले हैं उसमें मुख्यतः, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर जी। इन 5 जिलों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मतलब सामान्य से 60% तक बारिश इन 5 जिलों में कम है, और आगे की फोरकास्टिंग भी कुछ बेहतर नहीं है। पूरे अगस्त में, सितंबर में अच्छी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन तब तक सोइंग का टाइम निकल जाएगा, और ऑलरेडी जो सोइंग हो रही है उसकी हालात इतनी निराशाजनक है मनीषा जी की शब्दों में किसान की पीड़ा को व्यक्त नहीं कर सकते। मतलब आंखों से आंसू किसानों के निकल रहे हैं। सिर्फ गवार नहीं, नरमा, मूंग, मतलब हर जो चीज है जो आज के दिन खेती में किसान ने सोइंग कर रखी है, वो बहुत बुरी हालात में है। बहुत मतलब शब्द नहीं है इन बातों के लिए कि भाई क्या कहें इस बात जी। रुपेश जी, यानी कि बारिश को लेकर चिंताएं यहाँ पर राजस्थान में काफी ज्यादा हैं, इरिगेशन नाम मात्र भी नहीं है, और जैसे आपने कहा कि वेस्टर्न राजस्थान में यहाँ पर चिंता ज्यादा है। तो और सामने मांग कैसी है, क्योंकि एक तरफ तो यहाँ पर सप्लाईज नहीं है, फसल बेहतर ना होने की उम्मीद है, और सामने डिमांड किस तरह की है? डिमांड का जो सिनेरियो है वो अप्रैल और मई में काफी बेहतर डिमांड रही। जो पिछले साल हम एवरेज 18-20 हजार टन एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो हम बढ़ के अप्रैल मई में 28,000-30 हजार टन तक हम पहुंचे जी। वो भी उसके बावजूद भी कि कंटेनरों की बड़ी समस्या थी और वाड़े भी बहुत बढ़ चुके थे। लेकिन आज की पोजीशन ये है कि भाई 40% की तेजी गम में और अराउंड 25% की तेजी जो गुआर में पिछले एक महीने में आई है जी। अब जो नए ट्रेड हैं वो थोड़े से स्लो हैं, क्योंकि जो इंपोर्टर हैं वो थोड़े सजग हैं कि इतनी बड़ी तेजी एकदम जब अचानक आ जाती है तो थोड़ा सा डिमांड में अब हम कमजोरी महसूस कर रहे हैं। तो वापस मैं ये मानता हूं कि अगर यही भाव रहे एक बार, तो डिमांड अगस्त और सितंबर में एक बार 20-22 हजार टन ही रहनी चाहिए। रुपेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और जैसे आपने समझाया काफी सारे फैक्टर्स हैं वहां पर फिलहाल गुआर को देखने के लिए। सुनील, आप प्राइसेस को कैसे देखते हैं, क्या यहाँ से और भी तेजी की उम्मीद है? मनीषा जी, जैसे गुआर सीड ऑलरेडी 100 रुपए के तेजी पे आज काम कर रहा है, गुआर गम तकरीबन 280 रुपए तेजी पे काम कर रहा है। जो इमीडिएट इफेक्ट है बारिश के न होने का, और मार्केट में बिल्कुल ही माल नहीं है और डिमांड ठीक ठाक है। स्पेशली अगर हम गुआर सीड की बात करते हैं तो उसका बाई प्रोडक्ट गुआर कोरमा का भी कैटल फीड के तौर पे यूज होता है, तो वहां पे भी डिमांड मार्केट में अच्छी खासी है। तो इमीडिएट टर्म में, शॉर्ट टर्म में 2-4 दिन के लिए तो मेरा व्यू बुलिश ही रहेगा। 5,000 के रेंज में गुआर सीड में बाई बनती है, 4,950 का एक स्टॉप लॉस लगाते हुए 5,150 का टारगेट गुआर सीड में किया जा सकता है। गुआर गम में भी 8,380 के रेंज में भी भाव चल रहा है। 8,350 का एक छोटा मोटा पुल बैक पे एंट्री लिया जा सकता है। 8,250 के रेंज में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 8,500 तक का लेवल जो है 1-2 दिन में देखने को मिल सकता है। सुनील, एडिबल ऑयल स्पेस में क्या रुझान है, क्योंकि यहाँ पर भी ऑफ कोर्स कैबिनेट की मीटिंग है और माना जा रहा है कि वो जो नेशनल एडिबल ऑयल मिशन है, पाम ऑयल, वहां पर उसको आज हामी मिल सकती है, नोटिफिकेशन आ सकता है, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पर बरकरार है तेजी। सोयाबीन में स्पेशली अब भी यहाँ पर हम देख रहे हैं 3% के गेन्स, और पाम में यहाँ पर अब 1% की गिरावट आती हुई आपकी स्क्रीन पर ओवरऑल सेक्टर के बारे में आपका क्या व्यू है?
कि अगर ओवरऑल ग्लोबल सिनारियो देखें तो एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स जो है डिमांड में है। इवन बड़े कंट्रीज जैसे चाइना है वो अभी भी इंपोर्ट बरकरार रखा है। इवन वेदर कंडीशंस की वजह से जो आउटपुट है यूएसडीए के हिसाब से वो एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं रहा। इस बार का उनका जो ग्लोबल ऑयल सीड प्रोडक्शन एस्टिमेट है उसको भी उन्होंने स्केल डाउन किया हुआ है, तो उसके वजह से प्राइसेस जो हैं थोड़े अपसाइड ही रह सकते हैं। इवन डोमेस्टिक मार्केट में भी मुझे लगता है कि प्राइसेस थोड़े फेयर रहेंगे, क्योंकि इंटरनेशनली ड्रिवन है। सोया ऑयल, एडिबल ऑयल्स हम इंपोर्ट करते हैं, 70-75% डिपेंडेंसी इंपोर्ट पे है, तो इंटरनेशनल प्राइसेस में जो अपसाइड मूवमेंट है उसके वजह से भी डोमेस्टिक मार्केट में हमें वो प्राइस का इम्पैक्ट पड़ता है। बट एनी हाउ गवर्नमेंट की तरफ से ड्यूटी घटाना या तो इंपोर्ट बढ़ाना, उसके चलते थोड़ा बहुत प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश जारी है। बट क्योंकि इंटरनेशनली ड्रिवन है और डोमेस्टिक मार्केट में भी डिमांड की आपूर्ति उतनी ज्यादा हो नहीं पा रही है, तो उसकी वजह से प्राइसेस जो हैं थोड़े बहुत अप हैं। आज की तारीख में सोया ऑयल जो है तकरीबन 10 रुपए डाउन ट्रेड कर रहा है, तकरीबन 1400 रुपए के रेंज में चल रहा है। तो मुझे लगता है 1380 से लेके 1450 का एक रेंज माउंट ट्रेड सोया ऑयल का रह सकता है। अगर हम क्रूड पाम ऑयल की बात करते हैं तो थोड़ा बहुत मलेशियन नंबर्स खराब है, मलेशिया के एक्सपोर्ट नंबर खराब है, तो उस वजह से भाव में थोड़ा बहुत करेक्शन सीपीओ में देखने को मिल सकता है। 1160, 1150 तक का एक लेवल जो है देखने को मिल सकता है। तो सीपीओ में मेरा सेल का रिकमेंडेशन रहेगा। 1172 अभी चल रहा है, बेच सकते हैं यहाँ पे 1180 का स्टॉप लॉस लगाते हुए। 1160 और 1150 जो है सीपीओ में देखने को मिल सकता है। अगर हम ऑयल सीड्स की बात करते हैं तो सोयाबीन का जो ओवरऑल एकरेज नंबर है वो तकरीबन 2% कम है, और आने वाले समय में डिमांड की आपूर्ति उतनी नहीं हो पाएगी जितना एक्सपेक्टेड है। उस अंदेशे से थोड़ा बहुत प्राइस जो है सितंबर का वायदा बढ़ सकता है। 7570 का रेंज चल रहा है, 80 रुपया आज तेजी के रेंज में है। 7500 के रेंज में एक बाई करके चल सकते हैं। 7800 तक का लेवल जो है 1-2 दिन में नजर आ सकता है। 7400 का एक स्टॉप लॉस लगाते हुए सोयाबीन में बाइंग भी कर सकते हैं। ओके, यानी कि सीपीओ में गिरावट देखने को मिल सकती है। सोया तेल में एक रेंज बाउंड कारोबार रह सकता है, लेकिन सोयाबीन में फिलहाल अब भी खरीदारी की राय है। सुनील, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे फ्यूचर्स एक्सप्रेस।